हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का मेरे चैनल निशा शास्त्री ऑडियो स्टोरीज में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आप सभी ने मेरे साइंस फिक्शन नॉवेल दो दुनिया का वारिस अनकही कथा भाग 1 को बहुत ज्यादा प्यार दिया। उसके लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द ही मैं इस कहानी का दूसरा भाग भी आप सभी के सामने पेश करूंगी, क्योंकि आप सभी ने नमित शास्त्री द्वारा लिखित आलेख अवार्ड विनिंग नॉवेल द मिस्टीरियस कॉल के मेरे द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरण एक रहस्यमयी कॉल को अत्यधिक पसंद किया। और आप सभी की पॉपुलर डिमांड पर मैं एक और थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस रोचक थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री का नाम है द इंटर्न। आशा है आप सभी को ये रोचक परंतु बहुत ही विस्मयकारी थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री पसंद आएगी। क्योंकि ये एक फुल लेंथ नॉवेल है, इसीलिए ये कहानी छोटे छोटे कई भागों में प्रस्तुत की जाएगी और इस कहानी का एक एक एपिसोड समय समय पर मेरे YouTube चैनल पर मैं पोस्ट करूंगी, जिससे आप इस कहानी का पूरा आनंद ले सके। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी भी अच्छी लगेगी। और हाँ मेरे दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री द इंटर्न एपिसोड 1। राजन इतना तेज कभी नहीं भागा था। शायद उसके जीवन की ये सबसे तेज दौड़ थी। उसे पता ही नहीं लगा कि वो इस तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दौड़ में चीते से भी तेज भाग लिया था। शायद जब मौत को कोई सामने से देख लेता है तो वो ऐसे ही पागल हो जाता होगा। रात बहुत ही गहरी थी और सुनसान सड़क, जहां साधारणतः आवारा कुत्तों की फौज रहती है, परंतु आज वहां कोई नहीं था। शायद उन जानवरों को भी पता था कि जो राजन को जान से मारने की कोशिश कर रहा है वो इतना भयावह है कि उससे दूर रहने में ही उनकी भलाई है। राजन बमुश्किल उस मल्टी स्टोरी मॉल के ग्राउंड फ्लोर पर किसी तरह से घुस पाया था और किसी रूम में, जो शायद किसी कंपनी का स्टोर रूम था, उसमें छुपकर इस रात की सुबह होने का इंतजार कर रहा था। राजन को पता ही नहीं चला कब और कैसे इतना क्रूर कातिल उसके घर में घुस गया था। ये तो राजन की किस्मत अच्छी थी कि जब उस कातिल ने राजन पर पिस्तौल की बट से हमला किया तो राजन जमीन पर गिरकर बेहोश होने का नाटक अच्छे से निभा पाया। उस कातिल का इंटरेस्ट ना तो राजन के पैसे में था और ना ही किसी और चीज में। उसे सिर्फ राजन का लैपटॉप और उसकी रिसर्च से संबंधित नोट्स और पुस्तकों में ही रुचि थी। क्या उस क्रूर गुंडे को इतनी जटिल थीसिस समझ भी आएगी? और इसका एक ही मतलब था कि कोई और इस गुंडे के जरिए राजन की रिसर्च हासिल करने की कोशिश कर रहा था। राजन को पता था कि वो कौन था। राजन इसी उधेड़-बुन में ही था जब उसने देखा कि कातिल ने उसकी तरफ पिस्तौल तान दी थी और उसे मारने ही वाला था। तब अचानक से राजन ने वो कालीन खींच दी थी जिस पर वो कातिल खड़ा था। इससे पहले वो दुष्ट उठता, राजन खिड़की से बाहर कूदकर अपनी जीवन की सबसे तेज दौड़ लगा चुका था। उसने अपने जीवन के 50 वर्षों में शायद ही कभी इतनी तेज दौड़ लगाई हो, परंतु शायद ये उसके कुछ अच्छे कर्म ही होंगे कि आज वो इस गति से भाग पाया और अपनी जान उस अति क्रूर
और खौफनाक व्यक्ति से बचा पाया। राजन को इंतजार था तो बस सुबह होने का। धीरे धीरे उस अंधेरे कमरे में उसकी आंखें भी अभ्यस्त होने लगी थी। वो मॉल का एक स्टोर रूम था जहां अनेकों बॉक्स पड़े हुए थे। राजन की सांस में सांस आ रही थी और धीरे धीरे उसकी धड़कनें संभल रही थी। उसकी किस्मत उस पर आज कुछ ज्यादा ही मेहरबान थी। उस बंद मॉल के अंधेरे स्टोर रूम में उसे एक छोटा सा नोकिया का फोन दिख गया। शायद किसी कर्मचारी का फोन आज वहां रह गया होगा। राजन ने फौरन उस फोन को अपने हाथों में उठा लिया। उसकी उत्सुकता ऐसी थी मानो किसी बहुत ही प्यासे व्यक्ति के सामने किसी ने शीतल जल रख दिया हो। राजन को वो नोकिया का छोटा फोन लाखों रुपयों के स्मार्टफोन से भी महंगा लग रहा था। राजन के लिए वो फोन उसके देवदूत द्वारा भेजा गया उसकी मुक्ति का साधन था। राजन ने फौरन 100 नंबर लगाया, परंतु फिर काट दिया। उसे एक अलग सा ही संशय होने लगा। उसके घर में उस अनजान कातिल का आ जाना, जिसे उसकी रिसर्च में इंटरेस्ट था, उसे किसी बहुत ही बड़े षड्यंत्र की बू आने लगी थी। हो सकता है लोकल पुलिस का कोई आदमी भी मिला हुआ हो और पुलिस को अपनी लोकेशन बताकर कहीं मैं उस कातिल को अपने तक पहुंचने में मदद ना कर दूं। फिर उसे लगा कि ये मैं क्या सोच रहा हूं। मैं कुछ ज्यादा ही एनालिसिस करने लग गया हूं। राजन को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। तभी राजन को अपने पुत्र का ख्याल आया। उसका पुत्र दिल्ली में पढ़ रहा था। राजन ने अपने पुत्र को फोन लगाया। इस समय रात के 2 बज रहे थे। राजन के पुत्र ने फोन नहीं उठाया। राजन ने फिर फोन मिलाया और इस बार उसके बेटे ने फोन उठा लिया था। हेलो, राजन के बेटे ने उबासी लेते हुए बेमन से बोला। बेटा, मैं पापा बोल रहा हूं। राजन ने हाफते हुए बोला। पापा, ये आपका कौन सा नंबर है? बेटा, ये मेरा नंबर नहीं है। तो फिर? राजन के बेटे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रात के 2 बजे उसके पापा उसके साथ क्या खेल खेल रहे थे। बेटा, आज जब मैं अपनी रिसर्च कर रहा था तब अचानक से मेरे घर में एक 6 फुट लंबा काले वस्त्रों में घिरा हुआ मास्कधारी व्यक्ति घुस आया। क्या? राजन के बेटे की नींद उड़ गई। उसके पापा मुंबई में अकेले रहते थे। हाँ, और मैं अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसने मेरे को पीछे से पिस्तौल के बट से मारा। मैंने बेहोश होने का नाटक किया। मैंने देखा वो मेरा लैपटॉप, रिसर्च पेपर्स और जो भी कुछ मेरी टेबल पर था सब कुछ समेट रहा था। क्या? उसको आपकी रिसर्च के बारे में पता है? आपने तो मुझे भी ज्यादा कुछ नहीं बता रखा। हाँ बेटा, लगता है उसको किसी ऐसे व्यक्ति ने भेजा है जिसे मेरी रिसर्च के बारे में पता है। आपकी रिसर्च तो... राजन का बेटा अपना वाक्य पूरा करता उससे पहले राजन बोला, तुम ज्यादा मत बोलो और मैंने तुम्हें जो किताब दी है उसके पन्ने 15, 21, 28, 35 और 41 के पहले 3 लाइन पढ़ लो। राजन का बेटा समझ गया था कि राजन क्या कहना चाह रहा था। उसे पता था कि राजन को ये डर हमेशा से था कि उसकी रिसर्च को कोई भी चुरा सकता था। इसीलिए उसने अपने पुत्र के पास एक कोड रखा हुआ था। बिना उस कोड के उसके लैपटॉप में से वो सेंसिटिव डिटेल्स नहीं निकाले जा सकते थे और बहुत ही कम लोगों को उसके बारे में पता था। बस एक बात समझ नहीं आई पापा, राजन का बेटा बोला। यही
कि मैंने तो अपनी रिसर्च खत्म कर ली है, फिर अब हमला क्यों? राजन बीच में बोला, नहीं पिताजी, हमला तो अब ही होना था, परंतु उसने। राजन का बेटा अपना वाक्य पूरा करता उससे पहले ही फोन कट गया था। राजन ने देखा वह फोन डिस्चार्ज हो चुका था। शायद दिन भर से वो फोन वहीं पड़ा था और उसकी बैटरी खत्म होना लाजमी था। राजन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसने पुलिस को फोन नहीं करके कहीं गलती तो नहीं कर दी थी। उसने उस फोन को वहीं पर रख दिया जहां से उठाया था और धीरे धीरे उस स्टोर रूम से बाहर निकलकर आ गया। रात के 2:30 बज रहे थे। उसकी आंखें अब रात के अंधेरे में अभ्यस्त हो गई थी। वो धीरे धीरे मॉल से बाहर आ गया। राजन उस अंधेरी रात में उस सुनसान रास्ते पर अकेला खड़ा था। तभी राजन के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। राजन की रूह कांप गई, परंतु वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा। वो 6 फुट लंबा, काले कपड़ों में काला मास्कधारी व्यक्ति खड़ा था। राजन ने मॉल से बाहर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। शायद उसे उसके भाग्य ने एक मौका भी दिया था, परंतु वो उस मौके का फायदा नहीं उठा पाया। राजन ने अपने पुत्र से बात करने के बजाय पुलिस को बुला लिया होता तो शायद अच्छा रहता।